डाल्टन एटॉमिक थ्योरी शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अपने एटम मॉलिक्यूल के दोनों लॉज के बारे में बात कर ली थी एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से काम शुरू करेंगे। ठीक है जी, देखिए सर जॉन डाल्टन साहब थे हमारे, और जॉन डाल्टन साहब ने लगभग 18 सेंचुरी के दौरान अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, और पोस्टुलेट्स दिए या यूं कह लीजिए कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को स्टडीज करी। हालांकि इनकी जो पोस्टुलेट थे, जो इनकी थ्योरी थी, ये पूरी पूरी साइंटिफिक बेस्ड नहीं थी, और कुछ बहुत सारी चीजों का जवाब इन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकली अपने ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली दिया था। ऑब्वियसली 18th सेंचुरी थी, तो बहुत ज्यादा साइंस की तरक्की नहीं थी उस जमाने में, और ऐसे गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनसे कि एक सटीक ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। ठीक है जी, तो इन्होंने जो काम किया ये सारा इनका ऑब्जर्वेटरी डेटा के अकॉर्डिंगली था, और इधर उधर के रूल्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रखे थे उनको इन्होंने अपने नाम से एक ज्यादा जेन्युइन वे में प्रपोज किया। ठीक है जी, और यही चीज हमें आगे दी गई, और इसी को हम आज तक पढ़ते हैं अपनी सर जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है जी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इनके जो मेन फीचर थे, उनके जो कुछ रूल्स थे वो कुछ इस तरीके से थे कि लाइक पहला रूल था, इन्होंने कहा था दैट एवरी मैटर, क्या बोला, एवरी मैटर Sir, is made up of atoms. मेड अप ऑफ tiny particles called atom. tiny particles called atoms। ठीक है जी, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हर एक चीज बनती है, इसी का नाम क्या दिया गया, एटम। बात Atom. काफी हद तक सही भी थी, और हमने इसी चीज को अपना बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे आज भी हम जानते हैं, तो बिल्कुल सही बात ये कही गई कि हर एक चीज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसका नाम दिया गया क्या, एटम। ठीक है जी, और सेकंड पोस्टुलेट जो था इसका ये कहता है दैट एटम्स are the smallest indivisible particle, smallest indivisible particle। तो ये तो गलत हमने प्रूव कर दिया था। ये बहुत सालों तक तो बिल्कुल सही बात मानी जाती रही, और आज भी इवन ऐसा ही है कि हम किसी एटम को बहुत आसानी से नहीं तोड़ सकते। ठीक है जी, हमें उसको डिवाइड करने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तब जाके हम किसी एटम के अंदर से जाके स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes. तो Yes, मतलब yes. कहने का क्या है that atoms are the smallest indivisible particle which cannot be subdivided furthermore। ये बात उस जमाने में सही रही, 19th सेंचुरी तक भी सही रही, बट जैसे जैसे हम अपने न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाना शुरू किया, तब हमें धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ। और न्यूक्लियर वेपन क्या, इवन उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने न्यूक्लियस के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया, तो मतलब हमने कुल मिला के एटम के अंदर झांक के देख लिया थोड़ा सा ही सही, बट हमें ये आइडिया मिल गया दैट एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो यानी वहां से ये बात जस्टिफाई हो पाई कि हाँ, एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल। ठीक है जी, मतलब एटम के टुकड़े कर पाना पॉसिबल था। ये बात जो थी डाल्टन साहब की, कुछ सालों तक तो सही रही, पर आगे जाके ये बात गलत साबित हो गई। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जी हमारा। ठीक है जी, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये वाली जो बात थी, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये वाली बात बिल्कुल सही थी, और ऐसा बोला गया था कि हम आज भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो मतलब क्या था कहने का, मतलब कहने का ये था कि भाई एटम्स को सिर्फ हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, एक रिएक्टेंट से दूसरे प्रोडक्ट में ढाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम उसको कभी भी खत्म कर दें। ठीक है, ये बात उस टाइम पे सही थी, और आने वाले टाइम तक भी सही ही रही। ठीक है जी, अच्छा फोर्थ एक और पॉइंट था, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल
of same species, ये बात थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है, इसको ऐसे कह लो, all atoms of a species are identical in mass and nature. ठीक है जी, ये वाली बात जो कही गई बिल्कुल सही बात थी, दैट सभी एटम्स जो है वो क्या रहेंगे, किसी भी एक एलिमेंट की स्पीशीज को उठा लो, लाइक आप हाइड्रोजन के उठा लीजिए, क्लोरीन के उठा लीजिए, ऑक्सीजन के उठा लीजिए, ये सारे एटम जो होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल मास के होंगे। बात समझ आ रही है? आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है, बिल्कुल सही, बिल्कुल एक जैसे होने, आइडेंटिकल मतलब ट्विंस होना, बिल्कुल सेम टू सेम जब प्रोपोर्शन में रहे हर चीज, यानी मास भी हमारा सेम है और उनका जो नेचर होगा वो भी सेम रहेगा। काफी सालों तक ये बात सही रही, पर जैसे ही हमारे आइसोटॉप्स आए, जैसे ही हमारे आइसोटॉप्स आए तो वहां पे हमारे एक्सेप्शनल केसेस आने लगे। आइसोटॉप के बारे में हमें क्या पता है, दैट आइसोटॉप जो है वो क्या है, एक ही एटम की स्पीशीज है। लाइक हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास 3 आइसोटॉप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूट्रियम का 1, ट्रिटियम का 1, पर मास नंबर इसका 1, इसका 2, इसका 3। मतलब क्या है कहने का, यानी सेम एटम की स्पीशीज के ही मासेस जो आए वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट आने लग गए। यस और नो? यस सर। Yes, sir. कि अगर सेम Yes, स्पीशीज के sir. मास भी हमारे Yes. डिफरेंट आ रहे हैं तो मतलब क्या है, डॉल्टन साहब का ये वाला जो पोस्टुलेट था ये गलत साबित हुआ आने वाले टाइम के बाद। पर एक जनरल भाषा में देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सही थी कि हाँ, हमारे जो सेम स्पीशीज है, एक एटम की सारी स्पीशीज है वो सेम ही रहेगी। स्पीशीज किस तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। अगले पोस्टुलेट में इन्होंने कहा दैट डिफरेंट एटम्स of different element will possess different properties like mass and other properties। तो यानी ये वाली जो बात थी, यहां पे भी एक एक्सेप्शनल केस निकला हमारा, कौन सा, आइसोबार्स। अब हमें पता है आइसोबार्स क्या होते हैं हमारे, आइसोबार्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनका मास नंबर क्या हो, सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट। बात समझ आ रही है? यस सर। देव Yes. शर्मा जी, Yes, sir. आप कल टेस्ट देने वाले थे ना पिछली क्लास में? सर वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है ना जो, उसका सर मेरे को पूरा चैप्टर, वो जब आपने करवाया तब मैं था नहीं, इसलिए सर वो मेरे को कहाँ पूरा थे? चैप्टर, सर मैं यहाँ था नहीं ना, क्लासेस नहीं ली थी मैंने। कहाँ पर थे? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर जम्मू कश्मीर, जम्मू। यस All the सर, तो best. वो पूरा चैप्टर सर आप, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल उसे दोबारा कराऊंगा मैं, तो फिर हम देख के अगले साल फिर दोबारा एक बार टेस्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है जी। तो बेसिकली यही 4 5 6 उनके मेन पोस्टुलेट्स थे जिसको उन्होंने प्रपोज किया था उस टाइम पे। हालांकि बहुत सारी उनकी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं थी जो बिल्कुल यूनिक रही हो, और बहुत सारी गलतियां भी थी इनकी थ्योरी में जो आगे जाके हमें पकड़ में आई। ठीक है, उस टाइम तक के लिए ये चीज हमने बिल्कुल सही मानी थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर टेकन। टेकन सर। सर टेकन। ठीक है जी, तो इसकी जो ड्रॉबैक्स थी वो समझ में आ गई हमें? यस सर। यस सर। Yes, हमारे जो sir. आइसोटॉप थे, आइसोबार थे, और इवन जो डिविजिबिलिटी का जो कांसेप्ट था, ये सारे इसकी कहीं ना कहीं इसमें जाएंगे, ड्रॉबैक्स में जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो थी डॉल्टन साहब अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट खुद इस चीज को डिफाइन करने के लिए और अलग अलग हमारे थ्योरीज यहाँ पे बनती रही।
ठीक है जी। तो इसी के बाद बात आती है हमारे एटम के बारे में। जब बात करते हैं कि एटम के जो साइज के बारे में बात करें, देखो एटम है क्या बेसिकली। एटम हमारे लिए कुछ नहीं है, जैसा बात करते हुए आ ही रहे D1 से। तो एटम्स हमारे लिए है क्या, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होगा उसी को नाम दिया हमने क्या, एटम। और एटम जैसे हमारे डिस्कवर हुए तो उनके बारे में बहुत ज्यादा जांच पड़ताल होनी शुरू हुई। जैसे जैसे हमने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो जब उनके साइज के बारे में बात की गई, साइज हमारा कितना नापा गया। अच्छा, अब साइज को नापने के लिए याद रखना कुछ हमारे पास बेसिक जो मेजरमेंट की टेक्निक्स होती हैं। जब एटॉमिक मासेस के लिए हम बात कर रहे होते हैं तो हम चीजों को उनके अलग सिंबल्स में नापते हैं, ठीक है जी। जैसे हमारे पास सिंपल मीटर एक होता है, एक 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। ठीक है जी। 1 सेंटीमीटर का आ गया 10 mm। वैसे ही इस mm तक हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो हम मेजरमेंट करते हैं वो mm तक करते हैं। फिर इसके बाद जब करना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए और थोरली चलती है। अब इसके बाद जैसा आता है 1 माइक्रोमीटर, ये कितना होता है जी? अराउंड 10 टू द पावर 6 मीटर। कितना हो गया? 10 टू द पावर 6 मीटर। 6 मीटर। 1 नैनोमीटर, सर ये 9 हो गया। 10 to the power minus 9 9 meter. मीटर। 1 angstrom, 10 to the power minus 10 meter. बात समझ आ रही है? इसके अलावा एक और होता है पिकोमीटर। यस सर। ये कितना होता है जी? 10 to the power minus 12 meter. सर बात समझ आ लास्ट रही वाले है? का क्या नेम था? पिकोमीटर, पिकोमीटर। ओके सर। ठीक है जी। सो एटॉमिक रेडियस जो होते हैं वो बेसिकली हम अपने नैनोमीटर में नाप रहे होते हैं। जो ये है हमारा, इसमें बेसिकली नाप रहे होते हैं हम लोग ना। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट एटम होता है जी। किसी भी पीरियोडिक टेबल में, किसी अपने हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें हाइड्रोजन हमारे लिए सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है इसका। तो इसका जो आता है ये कितना आता है? 0.37, बल्कि 0.037 नैनोमीटर। समझ रहे हो आप? यस यस सर। तो यहाँ का यस सर। अंदाजा लगा सकते हो कि कितना है कि ये छोटा हमारा एटम जो होगा साइज में होता है। नैनोमीटर यानी कितना होगा? देखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। इसका मतलब क्या है? 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 मीटर। समझ रहे हो? यानी कि 1 मीटर को 10 टू द पावर 9 टाइम, 10 टू द पावर 9 टाइम मतलब कितना? कितने जीरोस? 9 zeros। सर 9। 3 4, यानी कितना? अराउंड 100 करोड़ टुकड़े किए जाएंगे। 1 मीटर के 100 करोड़ टुकड़े किए जाएं तब जाके हम कहां पहुंच पाएंगे? नैनोमीटर पे। एटम के साइज के बराबर की बात कर पाएंगे हम। तो सोचो 1 मीटर हमारे लिए अराउंड, न्यूक्लियस कितना होगा फिर? सर यू आर ठीक है जी, 1 हाथ की लंबाई लगभग जितनी। अब उसमें हमारे पास उसके भी हमें कितने पार्ट्स करने हैं? 100 करोड़ पार्ट करने हैं। तो सोचो ये कितना छोटा, कितने स्मॉलेस्ट एक टिनी पार्टिकल के तौर पे चला जाती है बात मेरी। सर आपने एक लेमन का एग्जांपल लेके बताया भी था। सर बात कर ली, ठीक है जी। तो साइज के बारे में हमें आइडिया मिल गया बेसिक कि हमारा काम किस तरीके से चलता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो साइज के न्यूक्लियस पे जब हम जाते हैं कि 10 टू द पावर माइनस 9 है, बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो हम न्यूक्लियस के साइज पे पहुंचते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस हम एंगस्ट्रॉन में भी मेजर करते हैं और पिकोमीटर में भी मेजर करते हैं। बेसिकली हम जनरली बॉन्ड लेंथ वगैरह जो होते हैं, बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होता है? सर आपने कैमरा ऑन नहीं करा शायद। सॉरी, आपने सर कैमरा ऑन नहीं करा।
सर हाँ आपका मैंने कैमरा कैमरा भी ऑन कर रखा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ना सर। सर ऑन है। अरे नहीं यार, ओके। आपने कैमरा नहीं ऑन कर रखा सर, गलत बोल रहे हो आप शर्मा जी। ठीक है जी, तो जब हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ हम बेसिकली पिकोमीटर में मेजर कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? पीएम बोले तो पिकोमीटर, पिकोमीटर। ठीक है जी, पिकोमीटर में चलती है बात। अब बात आती है सिंबल्स के बारे में कि हमारे जो सिंबल्स हैं वो क्या होते हैं। देखो जी, सिंबल्स का मतलब क्या है, जब हम अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिंबॉलिक फॉर्म यूज कर रहे होते हैं उसकी। ठीक है जी, सिंबॉलिक फॉर्म यूज कर रहे हैं मतलब क्या है इसका, कि हमें सिंबल्स बनाना शुरू से ही बहुत ज्यादा इसेंशियल लगा। क्यों लगा? क्योंकि हर बार पूरा नाम लिखना एलिमेंट्स का, हर बार पूरी तरीके से एलिमेंट का नाम लिखना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, कहीं ना कहीं एक लंबा महंगा पड़ने वाला टास्क हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इस चीज का जब हम सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं तो हर बार हमें उसका पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता, एक छोटे से सिंबल से ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है जी, सिंबल्स की जरूरत हमें केवल इसीलिए पड़ती है। दूसरा एक ये हो जाता है कि थोड़ा सा याद करना आसान हो जाता है और पहचानना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अदरवाइज सिंबल्स का कोई ऐसा महत्व बहुत ज्यादा नहीं है। लाइक कार्बन का जब हम सी लिख देते हैं सिर्फ, तो बस वो थोड़ा सा एब्रिविएशन हो जाती है, शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, हर बार हमें पूरा लंबा CARBON नहीं लिखना पड़ता। ठीक है जी, तो ये चीज है। अब सिंबल्स की जब बात आई तो हमारे जो शुरुआती दौर में जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे उस जमाने में। ठीक है जी, केवल 10 से 12-15 एलिमेंट्स थे जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित थे। तो उन्हीं एटम्स के लिए, उन्हीं एलिमेंट्स के लिए हमने सिंबल्स देने की कोशिश करी, और जो उस दौरान में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से सिंबल्स देने की कोशिश करी। ठीक है जी, और सिंबल क्या बनाए गए, सिंबल अपने रैंडम कोई शेप चूज कर ली गई। जैसे गोल्ड के लिए था सिंपल सर्कल, कॉपर के लिए ये रख दिया गया। ठीक है जी, टिन के लिए था, टिन के लिए एक अलग सी लैंग्वेज यूज कर ली गई। ठीक है जी, तो लैटिन भाषा उस जमाने में बहुत ज्यादा जोरों पर थी। लैटिन जो लैंग्वेज होती थी वो सबसे ज्यादा पीक पर थी, तो इसलिए उनके जो नेम्स थे वो भी इस्तेमाल किए गए। तो मतलब क्या था, कुल मिला के इस तरीके के सिंबल रखे गए। बाद में जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, जैसे जैसे और ज्यादा एलिमेंट्स होने शुरू हुए, तब हमें इन सारे सिंबल्स को याद रखना और अपने आप में एक मुसीबत बन गई। अब हमने क्या करा, एट द एंड ऑफ द डे फाइनली जब बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आ गए तो हमने क्या करा, सिंपली उन्हीं के नामों के अल्फाबेट उठा लिए गए। क्या किया गया, सिंपली उन्हीं के नामों के सिंबल्स उठा लिए गए। लाइक क्लोरीन का हो गया Cl, एल्यूमिनियम का हो गया Al, फ्लोरीन का हो हीलियम गया का BE, हीलियम का हो गया He, बेरिलियम हो गया हमारा Be। तो बेसिकली क्या बना, हमने सिंबल्स उनके नाम के इनिशियल जो लेटर्स बने हमने उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंगली उनको सिंबलाइज करना शुरू किया जी। ठीक है, बट यहाँ पर अब जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम उनके सिंबल से मैच नहीं होता, बिल्कुल भी मैच नहीं होता। जैसे जैसे पोटेशियम है जी हमारा, पोटेशियम सिंबल, पोटेशियम के अगर नाम देखें तो ये जाता है जी पोटेशियम, तो अगर सिंबल रखे K, तो कायदे से होना चाहिए था ये P हो, बट सर K है। रखा गया K। क्यों जैसे भैया, ऐसा आयरन का क्यों? होता है Fe। सर आयरन का होता है Fe। लेटिन भाषा में इसे क्या नाम दिया गया था, इसे बोला जाता था क्यूप्रियम, इसलिए नाम रखा गया क्या इसका, K। क्यूप्रियम से K उठा लिया गया। लैटिन भाषा में इसको पोटेशियम बोला ही नहीं जाता था। सोडियम की बात करें, सोडियम का सिंबल सर लेड में भी होता है Pb। क्यों है कहते हैं, सर इसको नाट्रियम बोलते थे ना। नेट्रियम। ठीक है जी, ऐसे तमाम एक्सेप्शनल केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सर बेसिकली अभी सिल्वर तो हो आपको गया। ये बोल रहे थे कि याद कर लो, बट एक्चुअल रीजन इसका ये था। जैसे सिल्वर का होता है Ag रख दिया गया, एक्चुअल नाम क्या था, अर्जेंटम। क्या नाम था, अर्जेंटम, तो वहां से Ag। गोल्ड का था Au रख दिया गया, क्या था, नाम रखा था एरम। समझ में आ रही है बात? यस। यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म जब हमने यूज करी तो बेसिकली हमने उन्हीं के ही अल्फाबेट्स का ही इस्तेमाल किया। कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस अगर छोड़ दे तो हमारे ऑलमोस्ट सभी का नाम अकॉर्डिंगली रखा जाता सर है। आयरन फर्स्ट का है, सेकंड वर्ड, फर्स्ट थर्ड वर्ड ऐसे होते हैं।
तो आयरन को हम आज भी Fe फेरस फेरिक नाम से जानते हैं। Yes, sir. समझ में आ रही बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले। टेकन सर। सर टेकन। टेकन सर। अब यहाँ पर एक दो चीजें और जो आती हैं वो क्या है हमारी, जैसे जब भी सिंबॉलिक फॉर्म यूज करेंगे, सिंबल लिखेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉलर। बात समझ में आई? लाइक कैल्शियम का लिख रहे हैं तो Ca, क्लोरीन का लिख रहे हैं तो Cl। ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। अच्छा, अब जैसे सपोज मैंने ये लिखा तो ये मेरे लिए क्या बन गया? सर। कार्बन। सर कार्बन कार्बन ऑक्साइड। सर वो अलग अलग एलिमेंट्स है ना? ये बना हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड हो गया। और ये बना हमारे लिए क्या? कोबाल्ट। PO। बात समझ में आ रही है? तो यानी एक सिर्फ अल्फाबेट को बदल देने की वजह से हमारे बात में कितना ज्यादा बड़ा फर्क आ गया, पूरा का पूरा एलिमेंट ही चेंज हो गया। क्लियर है मेरी बात? Yes. सर। यस यस सर। सर। एक बड़ी जो चीज है वो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि हमेशा जब भी कोई एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो हमेशा पहला लेटर हमेशा कैप्स में जाएगा एंड बाकी उसके अगला लेटर क्या जाएगा? Small. स्मॉल। स्मॉल। ठीक है जी? यस Yes. सर। ठीक है, जो हम आज के टाइम पे जो सिंबल यूज करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ सिंबल्स भी यूज करते हैं। शॉर्ट हैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें याद करना आसान होता है, लिखना आसान होता है। आपको पता है शॉर्ट हैंड क्या होता है? यस सर, चीज को छोटा करना, मतलब जैसे इनिशियल नेम इनिशियल्स होते हैं। क्या जरूरत होती है हमें शॉर्ट हैंड की? शॉर्ट हैंड आपको पता है पूरी एक लैंग्वेज होती है अपने आप में। यस सर। सर ताकि मतलब इजीली याद हो जाए, इतने बड़े बड़े नेम्स याद करने से बेटर। शॉर्ट हैंड की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ी हमारे कोड्स की वजह से। कोड क्या होते हैं? वो जो शादी में पहन के जाते हैं ना, कोड। यस सर। Yes, sir. कोर्ट, कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वाले कोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इन कोर्ट्स में क्या होता है, जब केस लड़े जा रहे होते हैं तो जज की जो बातें होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। जज किसके मुंह से बोला गया एक एक शब्द जो होता है वो बहुत मैटर करता है। जैसे ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ अब आपके सामने, तो मेरी वर्डिंग की कोई वैल्यू नहीं है जी। मैं अपनी बात को बदलते हूँ तो मैं कहता हूँ सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा हो। मैं तो सिंपली ये कह सकता हूँ जी, ओ सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर रहा था। ठीक है जी, पर जज ऐसा नहीं कर सकते जी। जज जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल समझ लो एकदम आकाशवाणी से भी ज्यादा नपी तुल्य आवाज में बात कर रहे होते हैं। वो बेचारे सोच समझ के वर्डिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी जो बातें होती हैं, वो जब वर्डिंग सुना रहे होते हैं, अपना केस का फाइनल डिसीजन दे रहे होते हैं, तो वो बातें पूरी लिखी जाती हैं बिल्कुल एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड। इवन जो कोर्ट की पूरी कार्रवाई होती है उसको भी लिखा जाता है, बेसिकली नोट किया जाता है वहां पे जो भी हो रहा है। वो टाइपराइटर टाइपराइटर्स बिठाए जाते हैं। तो इनिशियल फेजेस में ऐसा रखा गया कि भाई टाइपराइटर्स बिठाए गए। अच्छा, टाइपराइटर्स जब बिठाए गए तो टाइपराइटर्स ठक 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 टाइप करते। पर भैया इतना तेज कैसे टाइप करेगी? एक इंसान बोल रहा है और आपको सिंपली टाइप करना है। ठीक है, गणेश जी तो थे नहीं। यस सर। गणेश जी की कहानी याद है? किसी को पता है? सर विच वन? चलो बताऊंगा इसके बारे में, इसके बाद इस कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद चलते हैं। तो बेसिकली वहां पे इस कोर्ट के वर्डिक्ट को जल्दी जल्दी टाइप करने के लिए, जल्दी जल्दी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखने के लिए
उन्होंने क्या करा, एक लैंग्वेज का डिजाइन करा जिसमें सिंबॉलिक्स यूज करे गए, सिंबल्स यूज करे गए अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है जी। इसके लिए बकायदा पूरा कोर्स करवाया जाता है शॉर्ट हैंड का, 2-2 साल 3-3 साल के कोर्स होते हैं, लड़के बहुत मेहनत करते हैं इस चीज को पढ़ने सीखने समझने के लिए, और फाइनली जब वो अपनी इस लैंग्वेज में महारत हासिल कर लेते हैं तो वो जाके इस तरीके की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और जाके वहां पे ज्वाइनिंग लेते हैं। मतलब जज के साथ बैठ के उनको बेसिकली उनकी बातें लिखनी होती है। जज के, जो देखा होगा आपने हिंदी फिल्मों में, नीचे बैठ रहता है वो टाइपराइटर लेके, यस सर। मुझे पूरे केस में Yes, से sir. कोई मतलब नहीं होता। आपने देखा वो जॉली एलएलबी करके मूवी है, तो वहां नीचे लेडी बैठी रहती है, वो बेचारे लड़ते रहते हैं मरते रहते हैं, उन्हें उस लेडी को 1% कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो क्या रहा है कोर्ट में, वो सिर्फ लगी होती है अपने Yes, टाइपराइटर sir. में देख रही है। Yes, क्यों? sir. उसे भैया ये है कि मुझे सर अब जितना जो हो रहा है मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करना है जी, उसे मतलब ही नहीं, आग लगती रहे, मेरा टाइपराइटर बस बच जाए, बस मैं टाइपराइटर में लिख लो अपनी सारी कहानी। तो वो होता है शॉर्ट हैंड मेथड। तो वही शॉर्ट हैंड मेथड हम केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो अभी आपके लेवल पे तो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं दिखाते, 2 से 3 स्टेप में खत्म हो जाते हैं। पर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे जैसे मास्टर्स में जाओगे, पीएचडी करने जाओगे, या अलग अलग नए नए थीसिस लिखने पड़ेंगी जब आपको, तब वहां पे ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और वहां पे ये होता है कि आप कितने लंबे, बहुत लंबे लंबे रिएक्शंस होते हैं, उनको अगर आप पूरे वर्डिंग फॉर्म में लिखने लग गए तो हो गया कल्याण। बात समझ में आई? Yes, इसलिए Yes, sir. Yes, sir. शॉर्ट हैंड, इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का मतलब छोटा हाथ नहीं होता, शॉर्ट हैंड का मतलब होता है काम Short को forms. शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, ठीक है जी। और कौन थे? गणेश जी की कहानी। हाँ, जब रामायण लिखने की बात आई, पता नहीं रामायण थी या महाभारत थी, शायद सर महाभारत लिखी है। महाभारत थी Yes, शायद। sir. सर तो महाभारत में तो गणेश थे सर नहीं। किसी गुरु ने और गणेश जी ने लिखी है और किसी गुरु जी ने बताई है। हाँ, तो जो गुरु थे उन्होंने बोला, वेद व्यास थे या वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी थी, सर वेद व्यास, वेद व्यास। ठीक है जी। तो वेद व्यास जी ने बोला कि भाई रामायण वो महाभारत लिखनी है जी, लिख देंगे। तो गणेश जी ने बोला लिख देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। वेद व्यास जी ने बोला भाई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मजे में मत लो, और आप मजाक मजाक में बोल तो रहे हो, लिख दोगे? तो गणेश जी वो अपने मूड में थे, वो बोले नहीं नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप बस अपना, एक शर्त है, एक कंडीशन रखी उन्होंने कि रुकना नहीं है आपको बीच में बोलते बोलते, और सारा फॉर्म आप मुझे गाने की फॉर्म में सुनाओगे, श्लोक्स की फॉर्म में होगा। तो हमारे वेद व्यास जी साहब बैठे, उन्होंने बोलना शुरू किया, और फाइनली श्लोक के फॉर्म में, कुल 13-14 हजार श्लोक है रामायण महाभारत में, आई गेस। मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी महाभारत, मैंने गीता पढ़ी है, ठीक है। तो उनमें 13-14 हजार श्लोक हैं, इंक्लूडिंग गीता एज वेल। तो वो सारे श्लोक वेद व्यास जी मुंह से बोलते गए, फाइनली गणेश जी लिखते गए, और लिखते लिखते ऐसा जरूर बैठा कि गणेश जी की कलम फाइनली घिस गई। एक स्टेज ऐसी आई जहां पे उनकी कलम घिस गई। फाइनली उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया, एक तरीके से एक तरफ से तोड़ के, और फिर दांत से लिखना शुरू कर दिया आपने। तो आपने देखा, कभी नोटिस किया है गणेश जी की मूर्ति में एक दांत जो होता है उनका हल्का सा टूटा हुआ नजर आता है? सर उसके तो सर Yes. अलग अलग रीजंस बताते हैं। एक रीजन सर Yes, मैंने भी sir. सुना है ऐसा एक स्टोरी में ये भी बोला जाता है। उसका एक रीजन तो ये भी है शायद युद्ध में, लड़ाई में किसी ने मार दिया था शायद, तब जाके टूट नहीं गया था। सर, नहीं मेरे को पता है सर, वो क्या कहते हैं, वो बैठ के सर, मतलब एक ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे थे, गणेश जी उनको जाके परेशान करने लगे कैलाश में, Yes. तो उन्होंने उनका दांत लड़ते वक्त उनका दांत तोड़ दिया था एक। हाँ, एक स्टोरी ऐसी भी कुछ आई है। या तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक स्टोरी ये भी थी, तो वो उस टाइम की शॉर्ट हैंड होती थी, वो जो संस्कृत में लिखवा दिया करते थे। आप यकीन मानो, संस्कृत जो लैंग्वेज है वो एक बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, और इवन हम सर योर वॉइस इज Yes, sir. The video is paused. तो उस तरीके से जो इस्तेमाल की जाती थी उस जमाने में, वो भी एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज थी। चलिए, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर ट्रैक हो रही है। Yes, sir.
कॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी ऑडिबल हूँ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आपकी आवाज चली गई यार। Sir, your video is off. अभी ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. आगे बढ़े हम। तो हमने कहाँ तक बात कर ली? अपने सिंबॉलिक फॉर्म तक हमने बात कर ली। सर थोड़ा और ब्लर आ symbolic- रहा है वीडियो। Yes, sir. Sir, might be network issue. ठीक है, Sir, अभी भी. क्या अभी भी? सर अच्छा, मैं ठीक कुछ है, बोल, बस बेटर है। मैं कुछ सुना ही नहीं रहा भाई, Sir, मैं better. बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरी आवाज तो आ रही है आप तक। यस Yes, sir. Yes. Yes, sir. मोर देन इनफ। ठीक है जी, अब बात करें, आगे बढ़े थोड़ा सा। यस Yes, sir. और Yes, sir. अब चलते हैं अपने आगे की कहानी पे। ठीक है, अच्छा, नॉमेनक्लेचर वगैरह के लिए ये जो सारी कहानी गढ़ता है, ये गढ़ता कौन है? अल्फाबेटिकल नेम रख लिए, उनके साइज डिफाइन कर दिए, ये सारा काम कर कौन रहा है? सर रिसर्चर्स साइंटिस्ट जो उस टाइम पे थे। The scientist. अब साइंटिस्ट जो थे वो अलग अलग लैंग्वेज के थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग दूर दराज के एरियाज के लोग थे, देश अलग था, लोग अलग थे ऑब्वियसली। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए एक ऐसा संस्था बनाई गई जिसका नाम दिया गया क्या? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और सर ये कौन सी कंट्री में हुई थी? ठीक है जी, जहां तक मुझे ध्यान है तो शायद ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, मेन जो बिल्डिंग है इनकी, वहां ये बैठते हैं, जितना मुझे याद है, शायद हो सकता है आगे पीछे चेक कर लेने पर। सो IUPAC एक ऐसी संस्था है जो केमिस्ट्री में होने वाले सभी बदलावों पे, नई रिसर्चर्स पे, नई खोजों पे, नई डिस्कवरीज पे ये नजर रखते हैं। बेसिकली आप कुछ भी चीज अगर नई डिस्कवर करते हो, नई बनाते हो, नई चीज गढ़ते हो, तो आप किनसे अप्रूव करवाओगे जाके? IUPAC। IUPAC. तो सर वो सारा क्रेडिट ले लेते हैं जिसने सर्च किया है. देखो Yes, ऐसा sir. नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मजबूती से अपनी बात रख पाते हो। ठीक है, और IUPAC अगर सारा क्रेडिट लेने वाली बात होती है, हालांकि जो चीजें हमारी थी, इंडिया की तरफ से थी, वो चीजें इंडिया को पूरी तरीके से नहीं दी गई, और कई जगहों पे बेवजह के कुछ साइंटिस्ट को घुसेड़ दिया गया जिसमें उनका कोई योगदान नहीं था, जो सिर्फ चेक करने के नाम पे घुसे और पूरा का पूरा क्रेडिट लेके चले गए। एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस, इन साहब ने, एक और साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस भी थे हमारे, ठीक है जी। तो इन साहब ने एक नई फॉर्म, नई स्टेट की डिस्कवरी की थी। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है, वैसे एक और स्टेट होती है प्लाज्मा, और एक और जो स्टेट बनाई थी इन्होंने, बनाई थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यस सर, सर ये आइंस्टाइन से कंबाइंड है, ये आइंस्टाइन की. बताया था हालांकि आपने। सुनो मेरी बात, हालांकि इस थ्योरी का मेन क्रेडिट जो था वो इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस साहब जी को जाना चाहिए था, बट जब इन्होंने डिस्कवरी कर ली, जब इन्होंने चीजें कंफर्म करी, तो ये साहब गए आइंस्टीन जी के पास, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के पास गए, और आइंस्टाइन साहब इतने चतुर चालाक, इन्होंने रातों रात वो थ्योरी अपने नाम से पब्लिश करने की कोशिश करी, और जो साइंटिस्ट थे, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम पीछे कर दिया गया। तो कई जगहों पे इसे सिर्फ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ना कहकर सिर्फ आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी पढ़ाई जाती है स्टेट। हालांकि इंडिया में है, इंडिया की थ्योरी ऑब्वियसली, तो हम उस चीजों को जानते हैं, तो इसलिए हम चीजों के बारे में नाम देते हैं, उनका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट देते हैं। अदरवाइज इसको कई देशों में सिर्फ आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से ही पढ़ाया जाता है, कई बुक्स में ऐसा मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं,
और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। एक और साइंटिस्ट है हमारे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने प्लांट्स की लाइफ के बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, और कि प्लांट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। ये सारी जो मेन थ्योरी थी ये उन्हीं के थ्रू दी गई थ्योरी थी। बट इस चीज को भी कहीं ना कहीं चोरी किया गया और आइंस्टीन साहब ने उसको थ्योरी ऑफ तो सर रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अच्छे नहीं थे? अच्छे थे, देखो अच्छे और बुरे की बात नहीं है, यहाँ बात ये है कि आप किसका क्रेडिट चोरी कर लेते हो। ठीक है, मैंने आपको But I like एडिशन और Albert टेस्ला की Einstein. कहानी बताई कभी? So what? थॉमस अल्वा एडिसन एंड निकोलस टेस्ला, सर निकोलस टेस्ला। यस सर, आपने So बताई। yes. ठीक है, उन्होंने तो सिर्फ ये भी लिखा था कैसे कॉन्ट्रडिक्टिंग इन्वेंट पार्ट करना है था। बल्ब। निकोलस टेस्ला सर वाज अ जीनियस, और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए वो काम करते थे, और उनका हाथ बहुत अच्छा था। बहुत यंग एज में उनका निधन हुआ, बहुत यंग एज में चले गए। अगर वो आज होते तो शायद हम वायरलेस जो टेक्नोलॉजी पे हम आज पहुंच पाए हैं, जो हम आज वायरलेस चार्जिंग के वगैरह इन सब छोटी छोटी चीजों पे आज हम काम कर रहे हैं, वो शायद वो बहुत पहले ही हमारे लिए कर चुके होते। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स साइंटिफिक माइंड होना और साइंटिफिक साइंटिस्ट होना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और हम जो बातें करते हैं, हम तो पढ़ी पढ़ाई बातें किताब से पढ़ लिया, आपको पढ़ा दी, आपने वो पढ़ लिया, आप किसी और को पढ़ा दोगे, हम ये काम कर रहे हैं। बट उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत बहुत ज्ञानी पंडित थे और बहुत नॉलेजेबल हार्ड चीजें वर्किंग थे दिया करते थे। सॉरी सर, हार्ड वर्किंग थे वो। नहीं समझ में आई क्या? हार्ड वर्किंग थी वो। नहीं, अरे नहीं, हार्ड वर्किंग क्या होता है, पागल है क्या? बढ़िया दिन भर कंबल लेके ओढ़ के बढ़िया सोया करते थे, एकदम गनगना के पूरा दिन सोए, पूरी रात सोए। क्या करना है हार्ड वर्क करके? बिना हार्ड वर्क करे ऐसे छप जाता है नाम, क्या दिक्कत है? किताबें किताबें सब पढ़ लेते हैं बिना हार्ड वर्क के, है ना? हार्ड वर्क क्या होता है? दिन भर खेलो पबजी, यही तो है हार्ड वर्क। कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं बच्चे हमारे आजकल? नहीं निश्चय निश्चय सर अब वो भी ऑनलाइन होता नहीं, मैं खेलता। क्लास नहीं लेनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, जब मन करा वीडियो करके बैठे हुए कैमरा चला के क्लास चल रही है, चलती रहे, क्या दिक्कत है ना दैया साहब? यही तो है हार्ड नो वर्क। सर, नो सर, मैं अब खेलता ही नहीं हूँ। चलिए, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं, गधेड़ा बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि खाना पीना सोना सब भूल जाते थे। 72 घंटे लगातार काम करते थे। आइंस्टीन साहब के बारे में है ये बात, कहीं मैंने पढ़ा था। 72 घंटे लगातार बिना खाए बिना सोए यस सर, मैंने पढ़ा। लगातार। सर मैंने पढ़ा था कि उनकी सर्जरी हुई थी तो उनका ब्रेन बाकी साइंटिस्ट पागल हो जाते हैं। क्यों हमारे हाँ इंडियन फिल्म में आपको साइंटिस्ट को 90% टाइम पागल दिखाया जाता है? क्योंकि वो अपने गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके पास एक कॉज है, उनके पास एक चीज है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। हमारे यस सर, एक समाज में वीडियो में। पागल किसे कहा जाता है? हमारे समाज में जो समाज के रूल फॉलो ना करे उसको पागल करार दे दिया जाता है। अरे ये तो पागल हो गया, दिन भर एक कमरे में बंद रहता है, पढ़ता रहता है, सारा दिन किताबें ही पढ़ता रहता है, पागल हो गया ये लड़का। दाढ़ी बढ़ा के घूमता रहता है इधर उधर का, कोई से बात नहीं करता ढंग से, ये वो पागल हो गया ये। और जो अच्छे आईक्यू, हाई लेवल के जो आईक्यू के लोग होते हैं, वो लिटरली किसी से बात करना पसंद नहीं करते जल्दी। उन्हें पता है कि सामने वाला गधा है, उससे बात करोगे तो वो यही कहेगा हार्ड वर्किंग हो सर आप। तो जो अच्छा आईक्यू के लोग होते हैं, ज्यादा किसी से सब चीजों में नहीं पड़ते, वो अपना काम करते हैं और अपने गोल के लिए दिन रात काम कर रहे होते हैं, लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात कर रहे हैं हम अपना एटॉमिक मासेस के लिए बात कर रहे हैं। टाइम कितना बचा है हमारे पास? 5 मिनट रह गए। एटॉमिक मास का जो जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, काम तो कल ही शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, इसको बात को समझ लीजिए। अरे कुछ बात बताने वाला था, भूल गया।
एक नई वो टेलीस्कोप भेजी गई है स्पेस में, उससे रिलेटेड कुछ बात थी, याद आई थी, भूल गया। ठीक है सर, एक जेम्स पता नहीं जे से कुछ नाम है, एक टेलीस्कोप भेजी गई है स्पेस में, एक ऑलरेडी भेजी जा चुकी है, हबल टेलीस्कोप तो ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है, नासा ने एक और भेजी है, उसके बारे में पढ़ना आज जाके अच्छे से, क्या है उसकी खासियत, क्या चीज कैसे सर? सॉरी क्या भेजी है नासा ने? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप ओके ड्रोन से टेलीस्कोप क्या होता है सर? पता है। टेलीस्कोप वही होता है वो जो कौन सी पिक्चर जो लेके बना था ना, सर बाहुबली में वो जो बाहुबली, हाँ बाहुबली, वो जो लेके बैठा होता, वो लगाता है कांच के, सर उसमें बहुत सारे कॉन्वेक्स लेंस थे। ठीक है जी, वो तो रेगुलर है। टेलीस्कोप ऐसी चीज है जो आपको सोच से परे दिखा दे, जो आपके आसमान एटमॉस्फेयर से परे दिखा दे, उसको कहते हैं टेलीस्कोप। चलिए एटॉमिक मास के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एटॉमिक मास बेसिकली है क्या हमारे लिए? एटॉमिक मास हमारे लिए एक ऐसी चीज है जिसमें एटम का मास हम काउंट करते हैं, ठीक है जी। एटम का मास जो काउंट करते हैं हम, तो वो हम बेसिकली दो तरीके से काम करते हैं। एक होता है हमारे लिए एवरेज एटॉमिक मास और एक होता है हमारे लिए, हाँ जी, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास और मास नंबर, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो एटॉमिक मास और मास नंबर को बिल्कुल सेम बात मानते हैं, कहते हैं ये तो बिल्कुल दोनों चीजें सेम है, बिल्कुल लट गाड़ के कहते हैं कि ऐसी चीज बिल्कुल सेम है। अच्छा, भारत जो देश है बहुत विभिन्नताओं का देश है, और यहाँ बहुत लो आईक्यू के लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते हैं। अभी पता नहीं, मैं कहीं देख रहा था, कोई नेता थे हमारे, और उन नेताजी का कहना था कि पंजाब से हरियाणा में जो पानी आता है उसमें से बिजली निकाल ली जाती है, तो जब पानी में से बिजली निकाल ली तो पानी में दम क्या बचा? वो पानी हमारे बच्चों को पिलाया जाता है, और उस पानी को पीकर बताइए हमारा देश तरक्की कैसे, हमारे प्रदेश के लोग तरक्की कैसे करेंगे? तो ऐसी सोच रखने वाले जो प्रोड्यूस होती है ना, वो तो पानी का तो बस प्रेशर होता है। देख लो, यू आर स्टडीइंग इन 9th क्लास एंड स्टिल यू नो अबाउट दिस फैक्ट। दे आर, और मजे की बात ये कि वो मिनिस्टर्स हैं, ये कोई सामान्य रिक्शा चालक नहीं है। इवन रिक्शा चालक भी आजकल तो हमारे बीटेक होल्डर आने लगे हैं, बढ़िया डिग्री क्वालिफाइड लोग आने लगे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं। तो एटॉमिक मास और मास नंबर पढ़ा है सर, जैसे अभी पढ़ा है एसएसटी में कि जो नेता मतलब जो पार्टी में जाने के लिए डिग्री की जरूरत इंडिया में पड़ती ही नहीं है, मतलब अगर ये बड़ी दुर्दशा है कि एक बहुत बड़ी दुर्दशा में अभी आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि क्या झूठ बोल रहे हैं सर। हमारे देश में शिक्षा का महत्व कितना है, आपको क्या लगता होगा? शिक्षा हमारे देश के लिए एक प्रायोरिटी का सब्जेक्ट रही होगी क्या कभी? यस सर, होनी तो चाहिए। सर, आपको क्या लगता है सरकार इस चीज को कितना सीरियसली लेती है? Might be 60-70%. 50% तो लेती है। कुछ मंत्रालयों 60-70%। कुछ मंत्रालयों के नाम बताऊंगा आपको, जैसे कपड़ा मंत्रालय, ठीक है जी, कृषि मंत्रालय, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। ऑब्वियसली क्या ये चीजें जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसी में एक जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्रालय। यस और नो? यस सर। यस सर। So what? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शिक्षा का कोई मंत्रालय है ही नहीं। Sir, please repeat again. क्या कह रहे हो? शिक्षा के लिए, जो एजुकेशन के लिए एक अलग से वो बनना चाहिए था, वो है ही नहीं आज हमारे पास। शिक्षा मंत्रालय इज अ पार्ट ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो होनी चाहिए हमारे पास, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री एचआरडी मिनिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है जी। उसके थ्रू ये सारी चीजें कंट्रोल की जा रही होती हैं। वी डोंट इवन हैव द एजुकेशन मिनिस्टर
HRD मिनिस्टर होते हैं हमारे पास। इस सेशन में शायद थोड़ा सा ये बदलाव आया है कि लाइक राम निशंक जो साहब थे हमारे, राम निषाद निशंक ऐसे कुछ करके नाम है उनका, तो उनको एज एजुकेशन मिनिस्टर प्रपोज किया गया था और उन्होंने काम किया अभी एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे। अदरवाइज हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास शिक्षा मंत्रालय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो एजुकेशनल मिनिस्टर बने थे। क्या स्तर रहा होगा अब तक। ठीक है जी। यस अभी एजुकेशन के बारे में बात करने शुरू करूंगा तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से विश्वास उठ जाएगा, तुम कहोगे छोड़ो यार रिक्शा ले लो, बढ़िया था पापा। तो ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एटॉमिक मास का नेक्स्ट मास नंबर आर द टू डिफरेंट थिंग्स, और एटॉमिक मास को कैसे मेजर किया जाता है, एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली कक्षा में।